Hello kids, welcome to Wit and Answer. Today we'll study money and credit, which is the third chapter of class 10. So let's start. Before starting the concept of money, I would like to discuss the concept of currency. Now what is currency? Currency is a means through which goods and services are exchanged, and money is used as currency to exchange goods and services. तो ये आपको समझ में आ गया कि मनी का जो बेसिक काम है वो ये है कि आप गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज कर सकते हैं. नाउ एवरीडे लाइफ में वी डू वेरियस नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस वेयर वी यूज मनी. नाउ व्हाट इज द यूज ऑफ मनी? द यूज ऑफ मनी इज medium of exchange or settling transactions. Now for example, if I am a shoe manufacturer and I want to buy wheat. Now what will I do? I will sell my shoes in the market for money, and from that money I'll go and buy wheat. What if I do not have any medium of exchange, that is I have to exchange commodity for a commodity, which we already know as barter system. बार्टर सिस्टम में क्या होता है? वी एक्सचेंज कमोडिटी फॉर कमोडिटी, जहां पे हमें डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स का प्रॉब्लम आता है. डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स का मतलब ये होता है कि बायर को एग्जैक्टली वो चीज लेनी है जो सेलर को बेचनी है. What buyer wants to buy, the seller actually has to sell the same commodity. Now in the exchange process, it is not possible every time कि जो मैं खरीदना चाहती हूँ वो अगला बंदा बेचना चाहते हो फॉर माई कॉमोडिटी. तो उस प्रॉब्लम को ओवर करने के लिए मनी एज टूल इन्वेंट हुआ, जो कि फैसिलिटेट करता था एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज. मनी बेसिकली ट्रांजेक्शन, मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज बेसिकली ट्रांजेक्शन को सेटल करने का easiest way था. Now I think we are clear with the concept of money. We proceed to the types of money. Now what types of money do we have? The first form of money which we have are bank notes or coins. Now if we go to earlier period or earlier time, commodity was used as money. We had commodity money where commodity was used for exchange purpose. Commodities like grains or livestock like cattle were used for exchange. उसके बाद और प्रोग्रेस हुआ तो कॉइन्स आए ऑफ कॉपर, गोल्ड और सिल्वर, ब्रॉन्ज, जिनकी खुद की एक इंट्रिंसिक वैल्यू थी, जो खुद में प्रीशियस मेटल थे, एंड दैट इज व्हाई दे वर यूज्ड एज अ पर्पस फॉर एक्सचेंज. फिर हम आगे बढ़े, देन वी हैड पेपर नोट्स एंड कॉइन्स वर यूज्ड एज करेंसी. अब एक बात हमारे दिमाग में ये आती है कि व्हेन पेपर नोट्स एंड कॉइन्स डज नॉट हैव एनी इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ इट्स ओन, why they are used as a medium of exchange or why they are even acceptable as a medium of exchange. ऐसे देखा जाए तो वो सिर्फ एक पेपर है, उसका कोई वैल्यू नहीं है. उसके बाद भी हम लोग उसको ट्रांजेक्शन्स को सेटल करने के लिए इजीली यूज करते हैं और एक्सेप्ट कर लेते हैं. अब उसका मेन कारण ये है कि जो पेपर नोट्स हैं या जो कॉइन्स हैं वो ऑथराइज्ड हैं बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसे एक लीगल टेंडर बताया है एंड उसको बिजनेस ट्रांजेक्शन सेटल करने के लिए एक प्रॉपर मोड बताया है और पेमेंट्स को सेटल करने के लिए प्रॉपर मोड बताया है, और कोई भी इसको रिफ्यूज नहीं कर सकता फॉर एक्सेप्टेंस. मनी कैन नॉट बी रिफ्यूज बाय एनी पर्सन फॉर सेटलिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन पेमेंट. मोरओवर, अब ये बात आती है कि मनी इशू कौन करता है? मनी इशू करता है हमारे इंडिया में जो पेपर नोट्स या बैंक नोट्स हैं वो इशू कर जो पेपर नोट्स हैं, दिस इज पेपर नोट्स, जो पेपर नोट्स हैं वो इशू करता है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को सोल अथॉरिटी है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इशू पेपर नोट्स एंड कॉइन्स एक्सेप्ट 1 rupee note. 1 rupee note is not issued by Reserve Bank of India. It is issued by the Ministry of Finance. इतना हमें कंसेप्ट क्लियर है कि आरबीआई इशू करता है पेपर नोट्स और कॉइन्स को, एंड वो ही पेपर नोट क्योंकि वो ऑथराइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है तो इट इज जनरली एक्सेप्टेबल यूनिवर्सली एज अ मोड ऑफ
सेटलिंग ट्रांजेक्शंस और एज अ मोड ऑफ पेमेंट। नेक्स्ट जो हमारे पास फॉर्म ऑफ मनी आता है वो आता है हमारा बैंक डिपॉजिट्स। नाउ व्हाट आर बैंक डिपॉजिट? फॉर एग्जांपल किसी भी आदमी की जो पूरी इनकम होती है वो सारी इनकम कंजम्पशन पे नहीं जाती है। सम पार्ट ऑफ द इनकम इज ऑलवेज बीइंग saved. Now the part of income that is being saved is generally kept in bank. Now what does the bank do? The bank opens an account on our name and then deposit the money on our account and pays a regular amount of interest rate. The interest rate can vary quarterly or half yearly or even yearly depending upon the current guidelines by the RBI. तो बैंक में जो हम पैसा जमा करते हैं वो पैसा हमारे अकाउंट में आता है और उस अकाउंट में जो बैलेंस है उसके ऊपर हमें एक स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट रेट मिलता है। मोर ओवर जब भी हमें उस पैसे की जरूरत होती है वी कैन विड्रॉ दैट मनी ऑन डिमांड एंड दैट इज व्हाई बैंक डिपॉजिट्स आर आल्सो कॉल्ड एज डिमांड डिपॉजिट। बैंक डिपॉजिट्स कैन बी विड्रॉन ऑन डिमांड एंड दिस इज द रीजन व्हाई बैंक डिपॉजिट्स को हम लोग डिमांड डिपॉजिट्स भी बोलते हैं। नाउ डिमांड डिपॉजिट्स जो हैं वो एक बहुत एसेंशियल फीचर ऑफ मनी लेंड करते हैं। वो ये है कि वी कैन सेटल पेमेंट्स नॉट बाय यूजिंग कैश बाय इशूइंग अ पेपर इंस्ट्रक्टिंग द बैंक टू पे सर्टेन अमाउंट टू अ सर्टेन पर्सन। तो बेसिकली चेक होता क्या है सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए। चेक होता है जब हमें पैसा बैंक टू बैंक अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर करना होता है जहां कैश का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। अब चेक इज जनरली अ पेपर issued by a bank containing certain specific amount which has to be given from a person's bank account to the person's account in whose favor the check has been issued. उस बंदे के बैंक अकाउंट से पैसा उस बंदे के बैंक अकाउंट में जाएगा जिसके फेवर में वो चेक इशूड है एंड द चेक ऑलवेज कंटेन अ स्पेसिफिक अमाउंट। आपको कितना अमाउंट पे करना है दैट इज मेंशन्ड इन द चेक। तो चेक कहीं ना कहीं चेक जो फैसिलिटी है बैंक की या डिमांड डिपॉजिट की कहीं ना कहीं वो ट्रांजेक्शन्स को बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को सेटल करने में बहुत ईज डाउन करता है। हमेशा पॉसिबल नहीं होता। व्हेन यू हैव टू मेक ह्यूज अमाउंट ऑफ पेमेंट्स यू कैनॉट कैरी कैश एंड पे। So at that time demand deposits work out as a miracle to everyone because you have to pay huge amount of money or huge sum of money. You cannot of course carry cash every time, but then you can issue a check mentioning any specific amount. It can be in lakhs and crores also depending upon what type of business transaction are you involved in, and then you can settle your business transactional account easily. तो यहाँ पे हम दो चीज समझ गए कि फॉर्म्स ऑफ मनी में हमारे पास दो फॉर्म्स ऑफ मनी है। वन इज पेपर नोट और कॉइन्स एंड द सेकेंड इज बैंक डिपॉजिट और डिमांड डिपॉजिट। नाउ वी प्रोसीड फर्दर टू द लोनिंग एक्टिविटी ऑफ बैंक। लोनिंग एक्टिविटी कभी आप बच्चों ने ये सोचा है कि बैंक ऑपरेट कैसे करता है? नाउ बैंक का दो बेसिक काम है। फर्स्ट है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। ये चीज एकदम क्लियर रखिएगा अपने माइंड में कि बैंक का सबसे प्राइम काम है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। वो जनरल पब्लिक से एक्सेप्ट करती है डिपॉजिट्स, वो बोरोवर से वो डिपॉजिटर से एक्सेप्ट करती है डिपॉजिट एंड उसके ऊपर एक स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पे करती है। जो सेकंड काम है बैंक का वो है एडवांसिंग लोन। अब ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड एडवांसिंग लोन टू पब्लिक द बैंक एक्चुअली क्रिएट्स प्रॉफिट। नाउ अब वो प्रॉफिट बैंक कैसे अर्न करती है? वो प्रॉफिट बैंक ऐसे अर्न करती है कि जो वो इंटरेस्ट रेट अपने डिपॉजिटर्स को देती है और जो वो इंटरेस्ट रेट अपने बोरोवर्स को चार्ज करती है उसमें डिफरेंस होता है। द इंटरेस्ट रेट पेड टू द डिपॉजिटर्स इज ऑलवेज लेस देन द इंटरेस्ट रेट चार्ज टू द बोरोवर। द इंटरेस्ट रेट पेड टू द डिपॉजिटर is always less than the interest rate charged from the borrower. तो
तो जो डिफरेंस होता है इन दोनों इंटरेस्ट रेट का, वो डिफरेंस होता है प्रॉफिट। जो डिफरेंस इन द इंटरेस्ट रेट ऑफ द डिपॉजिटर एंड द बोरोवर है, वो होता है प्रॉफिट ऑफ द बैंक। अब एक बात बताइए, ये सोचने वाली बात है कि बैंक के पास तो लैक्स ऑफ रुपीज एवरी डे एज डिपॉजिट आ रहा है। अब इतना करेंसी या इतना मनी बैंक एक साथ रख तो नहीं सकता है, तो बैंक क्या करता है, बैंक कुछ पोर्शन ऑफ मनी अपने पास कैश रखता है कि अगर अर्जेंटली बहुत सारे डिपॉजिटर एक दिन पैसा विड्रॉ करने आ गए, तो बैंक शुड हैव दैट मच अमाउंट ऑफ मनी टू गिव द डिपॉजिटर, एंड जो बाकी पैसा है वो पैसा वो जनरल पब्लिक को लेंड कर देता है एज लोन फॉर वेरियस वर्क्स। अब ये इम्पोर्टेंट बात समझने की है कि बैंक ये कैसे डिसाइड करेगा कि उसे कितना पैसा एज कैश अपने पास रखना चाहिए। नाउ ये जो पैसा है जो बैंक को कंपलसरी अपने पास एज कैश रखना पड़ता है, उसको हम लोग बोलते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, जो कि डिटरमाइन करता है आरबीआई। आरबीआई स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो के थ्रू मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी को रेगुलेट करता है। तो करेंटली जो बैंक का एसएलआर है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो को हम एसएलआर भी कहते हैं, तो करेंटली जो बैंक का एसएलआर है वो 18% है। उसके अलावा न सिर्फ बैंक को अपने पास कैश रखना जरूरी होता है, इट इज मैंडेटरी फॉर एवरी बैंक टू कीप अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ कैश एज रिजर्व विद द आरबीआई। उसको हम लोग कैश रिजर्व रेशियो बोलते हैं, कैश रिजर्व रेशियो which is CRR। Currently जो CRR है, that means जो compulsory amount of cash जो every commercial bank has to keep with RBI as reserve is 4.5%. Now RBI, in order to control the money supply in the economy, of course changes these percentage according to the level of economy, the time जब उसको लगता है कि मनी सप्लाई को हमें एक्सपैंड करना है या कॉन्ट्रैक्ट करना है, उसके बेसिस पर वो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो और कैश रिजर्व रेशियो को चेंज करती रहती है। ये 10th के सिलेबस के लिए, दिस इज अ पार्ट ऑफ क्लास 12 सिलेबस, बट देन आई एम टीचिंग यू सो दैट आपका जो कंसेप्ट है बैंकिंग का वो पूरा क्लियर हो जाए। तो दैट मीन्स अब इन दोनों को अगर कंबाइन किया जाए, दैट इज एसएलआर प्लस सीआरआर, ये बन जाता है LRR, which is legal reserve ratio. Now all the banks has to keep this legal reserve ratio with them so that in case the depositors turn out to withdraw money, loads of at times ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे डिपॉजिटर्स एक साथ मनी को विड्रॉ करने आए, तो बैंक ये नहीं बोल सकती है ना कि मैंने सारा पैसा लोन को दे दिया। तो ये मैंडेटरी अमाउंट है जिसको बैंक को अपने पास रखना पड़ता है, ताकि अगर कभी भी विड्रॉवल ज्यादा हुए तो वो आराम से उसको पे ऑफ कर सके विदाउट हार्मिंग द क्रेडिबिलिटी ऑफ द बैंक। I hope you understood the concept of how the bank creates loan. Now you have understood the process of how the bank creates loan. Up next आता है, we'll do one thing, we'll study two credit situations. One है festive season. Now एक festive season में एक शू मैन्युफैक्चरर को अचानक से 500 शूज का ऑर्डर प्लेस हुआ। अब उस ऑर्डर को फुलफिल करने के लिए द शू मैन्युफैक्चरर हैव टू टेक लोन फ्रॉम 2 डिफरेंट सोर्सेज। पहला सोर्स जहाँ से वो लोन लेगा वो है सप्लायर, जिससे वो लेदर लेगा ऑन क्रेडिट विद अ प्रॉमिस टू पे द अमाउंट आफ्टर द गुड्स हैव बीन सोल्ड। सेकेंड जो क्रेडिट लेगा वो ट्रेडर से लेगा फॉर अराउंड, सपोज उसको 500 शूज का ऑर्डर आया है, so he can take a credit from the trader for around 200 shoes in advance,
he has taken credit from the supplier of the raw material, and promises him to pay the amount once the output is being sold. Now, after a specific period of time, when the goods are actually finished, the manufacturer supplies the goods to the trader, earns a decent amount of profit, and then repays out from the profit to the supplier. Profit में से जो पैसा उसको supplier को देना था, वो पैसा supplier को देके he earns a decent amount of money. Now, this form of credit situation is a situation जहाँ पे आपने दो लोगों से क्रेडिट लिया, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपने अपना आउटपुट पूरी तरीके से, आपने अपने शूज को मैन्युफैक्चर कर दिया, आपने जो अपना आउटपुट है उसको पूरी तरीके से मैन्युफैक्चर कर लिया, एंड उसके बाद उस पर आपने डिसेंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट भी कमा लिया, आपने ट्रेडर्स को उसका माल सप्लाई भी कर दिया, एंड आपने सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल को, जिसने आपको क्रेडिट पे रॉ मटेरियल दिया था, उसको आपने पेमेंट भी कर दी और घर पे कुछ पैसा प्रॉफिट का ले लिया है. नाउ दिस इज अ फेवरेबल क्रेडिट सिचुएशन जहाँ पे क्रेडिट लेना आपके काम आए. यहाँ पे जो क्रेडिट है उसने कहीं ना कहीं आपको डेवलपमेंट दिया, कहीं ना कहीं आपको ग्रोथ दिया इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट. अब हम एक सेकेंड सिचुएशन पे आते हैं. यहाँ पे रामा फार्मर. Now Rama is a farmer who has 1.5 acres of land. Now what happened? In order to plow the land, उसने कुछ लोन लिया from the local money lender at a high rate of interest so as to buy seeds of fertilizers and pesticides, and he was maybe suppose growing the crop of corn. Now what happened? Midway of the crop being grown, जो crops है वो pesticides ने hit कर दी and major amount of जो crops है वो डैमेज हो गए. नाउ जब आपके क्रॉप डैमेज हो गए तो once your crops are damaged due to unforeseen reasons, what Rama the farmer did, he bought a new fresh loan so that आप पेस्टिसाइड से अपने क्रॉप को छिड़क सके पेस्टिसाइड एंड अपने क्रॉप को बचा सके. लेकिन उसके बाद भी उसको कोई फायदा नहीं हुआ. जो पेस्टिसाइड्स थे उन्होंने इतना काम नहीं किया क्योंकि आपका क्रॉप जो है वो ऑलरेडी खराब हो चुका था. अब उसने क्या किया रामा ने, ही टुक अ फ्रेश लोन फ्रॉम द मनी लेंडर टू अगेन ग्रो द क्रॉप. नाउ दिस ईयर द सीजन वाज नॉर्मल, उसका क्रॉप भी अच्छा हुआ, उसने उस क्रॉप को मार्केट में बेचा भी एंड एक डिसेंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट भी उसने अर्न किया. पर क्योंकि उसने ऑलरेडी एक लोन ले चुका था तो द प्रॉफिट वाज नॉट इनफ टू पे द प्रीवियस लोन. नो डाउट द प्रॉफिट वाज इनफ टू पे द लोन टेकन फॉर द सेकंड टाइम, बट जो रामा फार्मर है उसको फर्स्ट टाइम के लोन को भी देना था वापस. तो एट द एंड ऑफ द डे वो क्या हो गया, वो एक डेब्ट ट्रैप में फंस गया. एंड उसकी इस लोनिंग एक्टिविटी में instead of gaining from the loan, he actually got debt ridden. And ये इतना debt trap is such a vicious circle कि आप जितना भी करिए आप उससे निकल नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लिया था, लोकल मनी लेंडर से लोन लिया था, जिनका इंटरेस्ट रेट जनरली बहुत हाई होता है. तो उस लोन को चुकता करने के लिए उसको पोर्शन ऑफ अपना लैंड बेचना पड़ा. तो यहाँ कहीं ना कहीं द सेकेंड क्रेडिट सिचुएशन में लोन लेने से भी इस फार्मर को कोई फायदा नहीं हुआ. इनफैक्ट उसको अपना लैंड बेचना पड़ा एंड उसको लॉस अकर हुआ. So these are two credit situations. We cannot say that every time we take a credit it is favorable for the individual who is taking the credit. Sometimes the credit can get you into a debt trap, which is a vicious circle, and you have to get off of your land or your property or any of your assets to repay the debt. Fine, we are clear with how can one credit situation can be favorable and the another credit situation can be not favorable. अब नेक्स्ट जो हम टॉपिक पे आ रहे हैं वो टॉपिक है
कंडीशंस ऑफ क्रेडिट होते हैं? कंडीशंस ऑफ क्रेडिट क्या होते हैं? Now in any credit agreement, the borrower has to pay certain amount of interest to the lender accompanied by the principal. Principal के साथ borrower को एक principal plus interest rate has to be given by the borrower to the lender. Fine. So one of the terms, you can say it as terms of credit also. One of the terms of credit is that credit always has an interest rate which has to be paid at the end of the duration for which the loan has been taken, accompanied by the principal which has been taken as loan. Sometimes the lender asks for collateral. Now what are collateral? कभी सुना है word collateral? What are collateral? Now collateral are assets. It can be house, it can be land, it can be livestock, it can be bonds and shares that are owned by the borrower, which act as a guarantee to the lender. वो lender को as guarantee दिया जाता है till the time the borrower pays the loan amount to the lender. तो collateral basically collateral जो है वो as security दिया जाता है to the lender by the borrower till the time the borrower is able to pay the money back to the lender. जब तक borrower lender को money वापस कर दे तब तक जो lender है वो as security collateral अपने पास रखता है. In case अगर borrower lender को किसी भी कंडीशन में मनी वापस नहीं कर पा रहा है तो the lender has full rights to sell the collateral which he has kept as security and recover the amount of money which he has given to the borrower. In case आपको I think you have understood the concept. अगर borrower lender को अमाउंट स्पेसिफाइड अमाउंट जो उसने लोन पे लिया है टाइम पे नहीं वापस कर पा रहा है तो लेंडर के पास फुल राइट होते हैं कि वो कोलैटरल जो है सिक्योरिटी उसने अपने पास रखा है उसको बेच के अपने डेट को क्लियर कर सके. फाइन. तो टर्म्स ऑफ कंडीशन कोलैटरल हम समझ चुके हैं. अब नेक्स्ट आता है क्या क्या टर्म्स ऑफ क्रेडिट हो सकते हैं. टर्म्स ऑफ क्रेडिट में सबसे पहला जो चीज है वो है इंटरेस्ट रेट. Every loan given to any person always has an interest rate attached to it. No money is given on loan without any interest rate. Then we have collateral. Then we can have documentation. Or paperwork. Then we have time period for which the credit has been given. Time period for which the credit has been given. Now ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स कंबाइंड होके टर्म्स ऑफ क्रेडिट बनाते हैं. कई बार टर्म्स ऑफ क्रेडिट डिफरेंशिएट होता है डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द लेंडर एंड द बोरोवर. ये जरूरी नहीं है कि हमेशा यही टर्म्स ऑफ क्रेडिट हो. कई बार कोलैटरल नहीं लेता है लेंडर बाय फ्रॉम द बोरोवर. वो डिपेंड करता है कि लेंडर एंड बोरोवर में क्या रिलेशनशिप है. तो टर्म्स ऑफ क्रेडिट कैन ऑलवेज distinguish depending upon the conditions on which the loan has been taken. So we are clear with the concepts of terms in credit. यहाँ पे आज का क्लास में वाइंड अप करूंगी. मनी का जो सेकंड पार्ट है वो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आज पार्ट 2 अपलोड करूंगी. इफ यू लाइक इट देन प्लीज डू सब्सक्राइब इट. थैंक यू सो मच.